हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे एल्काइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो एल्काइन का जो कॉमन फॉर्मूला है वो होता है CnH2n-2। एल्केन का हमने देखा था CnH2n+2 था, एल्किन का था CnH2n। यहाँ पर है CnH2n-2। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसको कई बार एग्जाम में डायगोनल के नाम से भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डायगोनल के नाम से भी आ जाता है, तो डायगोनल का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, वन डायमेंशनल है। क्या है? वन डायमेंशनल है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? ये वन डायमेंशनल है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है, ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर पिकोमीटर में करेंगे तो 120 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 120। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लीनियर होता है। बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री है। बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर एल्काइन जो है दो तरह के होते हैं, टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन में आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और इंटरनल एल्काइन में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे एक साइड आर है और एक साइड एच है, टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा, और अगर दोनों साइड आर है तो इंटरनल एल्काइन हो जाएगा। और देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टर्मिनल एल्काइन को और इंटरनल एल्काइन को आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे पहचान सकते हो, तो आपको मैंने बता रखा है कि आप टर्मिनल एल्काइन जो है वो एक स्पेसिफिक पीक देता है IR स्पेक्ट्रा में, उससे आप टर्मिनल एल्काइन को पहचान सकते हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि टर्मिनल एल्काइन में स्पेशल जो कौन सी पीक है जिससे आप पहचान सकते हो कि ये टर्मिनल एल्काइन है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है एल्काइन आर लेस रिएक्टिव। अब देखिए, केमिकली भी आप पता लगा सकते हो। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो एसिडिक हाइड्रोजन की होती है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, नीचे मेंशन कर रखा है इज एसिडिक इन नेचर। तो कुछ रिएक्शन है जो एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शन है वो ये देगा, केवल ये वाला नहीं देगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हो, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप पता लगा सकते हो। अब देखिए आगे अगर हम बात करें, एल्काइन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्किन। अब नॉर्मली अगर मान लीजिए हमारा पढ़ा हुआ नहीं हो तो हम क्या सोचते हैं कि एल्किन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। अब यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई एल्किन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है। तो रिएक्टिविटी नॉर्मली ज़्यादा हमको क्या लगता है कि इसकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के प्रति वो एल्किन की ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल ध्यान ये रखिए कि एल्काइन की रिएक्टिविटी एल्किन की तुलना में कम होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्काइन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एल्काइन जो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है किसके साथ? डाइईन के साथ। किसके साथ शो करता है? डाइईन के साथ। एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है किसके साथ? विद साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन के साथ रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। आगे दे रखा है मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो। अब देखिए, चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कार्बन की संख्या बढ़ गई है एल्केन की तुलना में। जैसे एल्केन में तो 4 कार्बन में चेन आइसोमेरिज्म था, यहाँ 5 हो गया। इसका कारण ये है कि ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ पर कम से कम 5 कार्बन चाहिए चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। इसके बाद है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसे आपने एल्कीन में पढ़ा था वैसे के वैसे यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे आपने कहा 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन, तो ये आके पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहाँ 6 कार्बन रिक्वायर्ड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल एल्काइन जो है कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देता है जिससे पता चलता है कि इस हाइड्रोजन की जो नेचर है वो एसिडिक है। आगे अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो सबसे पहला मेथड दे रखा है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहैलाइड। अब देखिए, जो मेथड आपने एल्कीन के लिए पढ़े थे सेम टू सेम वही मेथड है, बस रिएक्शन 2 बार आपको करवानी है। जैसे हमने एल्कीन की प्रिपरेशन में पढ़ा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन वहाँ सिंपल था, यहाँ पर डाइहैलाइड का है। अब यहाँ पर 2 तरह के डाइहैलाइड आप ले सकते हो, जैम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। तो जैम डाइहैलाइड की अगर हम बात करें तो दोनों हैलोजन जो है एक ही कार्बन पे होंगे, और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए आप जो रिएजेंट लेते हो वो लेते हो एल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पर क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए तो आप एल्कोहलिक KOH के कंपैरिजन में आप NaNH2 भी ले सकते हो, सोडामाइड भी आप ले सकते हो क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो एल्कोहलिक KOH जो है कम स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू NaNH2। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो 2 X यहाँ से निकल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रॉम विस डाइहैलाइड की अगर हम बात करें तो 2 हेलोजन है अलग अलग एटम पे और 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 हेलोजन और 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा?
एक बार में आपके डबल बॉन्ड आ गया कि भाई एक X गया और एक H गया, डबल बॉन्ड आ गया। पहली स्टेप में अल्कोहलिक KOH ले रखा है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH एक डबल बॉन्ड तो आसानी से ला सकता है। और उसके बाद सोडामाइड ले रखा है जो कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, तो यहाँ पर ये आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कि रिएक्शन 2 बार हो रही है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है 2 बार हो रहा है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की जरूरत है जैसे सोडामाइड, तो वहाँ पर आपके फाइनली क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलोएल्केन्स, तो ये आपने एल्किन में पढ़ा था, डीहेलोजिनेशन रिएजेंट था आपके जिंक, तो यहाँ पर डीहेलोजिनेशन है किसका, टेट्रा हेलोएल्केन्स का। वहाँ पर आपके 2 हेलोजन थे, यहाँ 4 हेलोजन है। अब आपने देखा R CBr2 CBr2 और R, तो यहाँ पर 2 Br यहाँ से जाएंगे, 2 Br यहाँ से जाएंगे, तो Zn आपने ले रखा है और क्या हो जाएगा -2 ZnBr। अब Zn का मतलब कि जिंक प्रेजेंट है, अब वो रिएक्शन बैलेंस की जरूरत नहीं है वहाँ पर, और यहाँ पर 2 ZnBr2 निकल जाएंगे, फाइनली क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सेम टू सेम वही रिएक्शन है जो आपने एल्किन में पढ़ रखी है, बस ट्वाइस आप रिएक्शन करवा रहे हो। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है उसके हाइड्रोलाइसिस से आपके एल्काइन बनती है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, ये मैंने आपको करवा रखा है। ये P ब्लॉक में भी आ सकता है और एक यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है उसमें आपके जो कार्बाइड आप बनाते हो CaC2, तो यहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट है वो है एसिटाइलिन वाला पार्ट है, मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C2- वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आपको इथाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके दे रखा है बर्थेलॉट रिएक्शन। तो देखिए बर्थेलॉट रिएक्शन जो है स्टार्टिंग में जब आपके प्रिपरेशन जब स्टार्टिंग हुई थी सिंथेसिस करना कार्बनिक कंपाउंड की, वहाँ पर ये रिएक्शन थी। अब देखिए क्या दे रखा है, 2 कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो, इलेक्ट्रिक आर्क में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 3000 केल्विन दे रखा है, और क्या बना लेगा ये, इथाइन बना लेगा। क्या बना लेगा, इथाइन। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, आप एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्शन करा रहे हो कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रिक आर्क में। बर्थेलॉट जो है, बर्थेलॉट रिएक्शन हो रही है और फाइनली क्या बन रहा है, इथाइन। तो यहाँ पर जो है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, इसलिए फटाफट जो है हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये आपकी 4 प्रिपरेशन जो है वो एल्काइन की हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन ऑफ आइडोफॉर्म एंड सिल्वर। आइडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर के साथ। देखिए आइडोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं CHI3, और इसकी रिएक्शन कराई सिल्वर के साथ, तो यहाँ पर एल्काइन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्काइन, मतलब इथाइन बन रहा है, और साथ में क्या निकल रहा है, सिल्वर आयोडाइड। तो ये भी एक प्रिपरेशन है। अब यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन है ये केवल इसके लिए है, इथाइन के लिए, इससे बाकी एल्काइन आप नहीं बना सकते। तो ये 5 प्रिपरेशन हमने पढ़ी। अब देखिए बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल ध्यान रखना है, एक बार आपको रीडिंग लगानी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। इसके बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें, सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड की जब आप रिएक्शन करेंगे तो देखिए फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है वो तो सिंपली जुड़ जाएगा कि भाई आपने HX लिया और HX आपने जोड़ा, तो HX जब आप जोड़ोगे तो आपके यहाँ पर क्या है, H यहाँ जुड़ गया और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। ठीक है, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, H कहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, और X यहाँ जुड़ गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड जब आप जोड़ोगे तो सेकेंड में अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दूसरा X भी यहीं जुड़ रहा है, दूसरा X भी कहाँ जुड़ रहा है, यहीं जुड़ रहा है। इसको आप ऐसे समझा सकते हो कि ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे आ रहा है, तो हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ जाएगा और X जो है वो इस कार्बन पे जुड़ेगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हो। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो पहला मॉलिक्यूल है वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग जोड़ दो, उसके बाद ये हेलोजन लोन पेयर के हिसाब से रेजोनेंस करता है और ये आपके नेगेटिव चार्ज आता है, तो यहाँ पर आपको दूसरा हेलोजन जो है वो यहीं जोड़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम एल्कीन के हाइड्रेशन की बात करें तो वहाँ एल्कोहल बनता है। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो डबल बॉन्ड के साथ OH जुड़ेगा, उसको हम कहते हैं इनॉल। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनॉल। तो जैसे आपने एल्काइन लिया, एल्काइन की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 आपने ले रखे हैं, ऐसे कैटलिस्ट ले रखे हैं, तो यहाँ पर जो OH है वो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जुड़ गया, बीच में, और ये आपके जो था CH था ये आपके हो जाएगा CH2। क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, तो ये जो बना है ये इनॉल बना है, और आप जानते हैं कि इनॉल स्टेबल नहीं होता, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज शो करता है। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज जब आप कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो जब आप इसको टॉटोमराइजेशन कराओगे तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड और ये CH3। इसको आप ऐसे समझा सकते हो कि ये आपके डबल बॉन्ड यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड O हो गया कार्बन पे, और जो H है वो कार्बन पे चला गया आगे वाले पे, ये CH3 हो गया। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो बना कीटोन।
फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो बना कीटोन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप एल्काइन का हाइड्रेशन कराओगे तो कीटोन ही बनेगा। एक कंडीशन में केवल एल्डिहाइड बन सकता है, वो कंडीशन क्या है, जब कार्बन ही दो, तो जब दो कार्बन होंगे वहाँ कीटोन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जितनी भी एल्काइन है वो सब क्या बनाएगी, कीटोन बनाएगी। अब यहाँ पर ये जो इथाइन की जब आप रिएक्शन कराते हो सेम, तो वहाँ पर इसको नेम रिएक्शन कहते हैं, खुश रहो रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि भाई खुश रहो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इथाइन है आपके, इथाइन की रिएक्शन कराई वाटर के साथ H2SO4 और HgSO4। यहाँ पर जब आप इसमें वाटर जोड़ोगे तो अब दोनों कार्बन सेम है, तो ये आपने OH जोड़ दिया और ये आपके हो जाएगा CH2, ये आपके क्या हो जाएगा CH2। तो इसका टॉटमराइजेशन जब आप कराओगे तो वापस से आप इसको कह सकते हो भाई टॉटमराइजेशन आपने करा, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, क्या सॉरी एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड, CH3CHO बन जाएगा। तो ये आपके ऊपर वाली रिएक्शन नीचे वाली रिएक्शन सेम ही है, बस मॉलिक्यूल डिफरेंट है। ऊपर आप कोई सा भी एल्काइन ले सकते हो, कीटोन बनेगा, नीचे वाले में आपने इथाइन लिया जिससे एसिटल्डिहाइड बनेगा। इसकी अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन लगभग वैसी है जैसे आपने एल्किन में पढ़ी थी। एल्किन में अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पर क्योंकि एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है, डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, तो वहाँ पर इनॉल बन जाएगा। इनॉल टॉटमराइजेशन शो करता है तो ये कार्बोनिल बना लेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है, पूछ रखिए। आगे दे रहेगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो एल्किन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमने कैसे करा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर जोड़ा था, यहाँ पर भी आप देखेंगे वाटर जुड़ेगा, तो वाटर जुड़े। अब यहाँ पर फर्क क्या है, ऊपर वाली रिएक्शन में OH जो है वो बीच में जुड़ रहा था, तो कीटोन बनने के चांसेस हैं। और अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देखोगे तो एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट था, तो OH कहाँ जुड़ रहा है, साइड में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर जो OH है वो साइड में जुड़ेगा और टॉटमराइजेशन के बाद क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। रिएक्शन बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर कर रखी है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर OH बीच वाले कार्बन पे जुड़ रहा है, यहाँ पर OH टर्मिनल वाले कार्बन पे जुड़ेगा। रिएजेंट वही है जो आपने एल्कीन में पढ़े। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए पहले आप B2H6 लेते हो, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन कराते हो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन परऑक्साइड लेके, तो आप यहाँ पर चाहो तो उसको मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि टर्मिनल एल्काइन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन भी होती है क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन शो करने के लिए ये दो रिएक्शन है कि ये दो रिएक्शन बता रही है कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कैसे, टर्मिनल एल्काइन की आपने रिएक्शन कराई Ag+ के साथ। अब Ag+ के लिए आप क्या ले सकते हो, AgNO3 और NH4OH, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट आप ले सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। टॉलेंस रिएजेंट भी आप कह सकते हो, इसको आप क्या कह सकते हो, टॉलेंस रिएजेंट, AgNO3 + NH4OH टॉलेंस। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आप टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन करा रहे हो टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। तो जो सिल्वर है वो क्या बनाएगा, व्हाइट PPT बनाएगा। अब ये आयनिक कंपाउंड हो गया एक तरह से, तो ये प्लस माइनस हो गए, तो ये क्या बनाएगा, व्हाइट PPT। तो ये आपके टेस्ट है कि जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो कॉपर के साथ, तो ऊपर सिल्वर था यहाँ कॉपर है, तो जब आप कॉपर की रिएक्शन कराओगे तो वहाँ कॉपर आ जाएगा, तो इसका PPT होगा रेड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन बता रही है कि जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में जब आप करा रहे हो, 3 मॉलिक्यूल आपने लिए इथाइन के और 3 मॉलिक्यूलर की रिएक्शन कराई 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या बन रहा है, बेंजीन। क्या बन रहा है, बेंजीन। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, ये तो था इथाइन और ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन की जब आप रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पर एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो कार्बन एक एक्स्ट्रा है तो CH3 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 3 CH3 एक्स्ट्रा हो गए, तो ये आपके बना मेसिटिलीन। क्या बन गया, मेसिटिलीन। तो देखिए यहाँ पर ऊपर बन गया बेंजीन, ये बेंजीन की प्रिपरेशन में भी आप पढ़ते हो और यहाँ पर भी है, और ये आपके बन जाएगा मेसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओजोनोलाइसिस की, तो ओजोनोलाइसिस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वहाँ पर जब हमने एल्कीन का ओजोनोलाइसिस कराया था तो वहाँ हमने बनाया था कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाया था, कार्बोनिल कंपाउंड। डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि भाई एल्डिहाइड बन रहा था या कीटोन बन रहा था। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर आपके कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपके बन रहा है एसिड। तो अब आप ये देखो कि भाई कौन, आपको करना कुछ नहीं है, ये बॉन्ड तोड़ो और एसिड ग्रुप बना दो, तो ये हो जाएगा RC, तो ये हो गया RCOH, और इधर R' है तो ये हो गया R'COH। तो कहने का मतलब है एल्काइन का ओजोनोलाइसिस आप कराओगे तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। जितने कार्बन है दोनों साइड उतने कार्बन का आप एसिड बना दो। तो ये था आपके एल्काइन, बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो चीज़ों का ध्यान रख लेना, जैसे आपके ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रख सकते हो, और ये आप 2-3 रिएक्शन ध्यान रख सकते हो। ये रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन के कंपैरिजन में रिएक्शन वाला पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिपरेशन तो बिल्कुल एज इट इज सेम ही थी,
लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन है वो भी थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये आपके एल्काइन कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।